हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में मैं अलजेब्रा के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं और इस लेक्चर में मैं बाइनोमियल थ्योरम को डील करने जा रहा हूं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए मैं हेडिंग देता हूं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पहले इस टॉपिक पर जाने के पहले कुछ इससे बेसिक टर्म हैं। जिस बेसिक टर्म को यहाँ यूज़ किया जाना है उन सारे टर्म से मैं फैमिलियर आपको करवा देता हूँ। पहला टर्म जो है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि भाई फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल को हम लोग इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, या इसे इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। या फैक्टोरियल 5 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे। दोनों में से कोई भी सिंबल हम लोग फैक्टोरियल के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब यह हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, माने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 120। देखिए, तो फैक्टोरियल 5 को हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हमने अभी लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो देखिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को हम लोग फैक्टोरियल 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक को हम लोग फैक्टोरियल 3 लिख लें, फिर 4 इंटू 5। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि कैलकुलेशन में जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला तो ये चीज़। अब मैं नोट दे करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो एक फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। इसे आप प्रजेंटली याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखेंगे। इसे आप याद रखेंगे कि भाई फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो है सो 1 के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर एक इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे एनसीआर वैसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में कॉम्बिनेशन पार्ट में इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। तो इसके फार्मूले का यूज़ है। तो उस एनसीआर का क्या फार्मूला होगा वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। दैट इज़ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता यहाँ पड़नी है। अब जैसे देखिए, इसका एग्जांपल मैं साइड में बता रहा हूँ। जैसे आप 4C2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, n की जगह पर 4 है, r की जगह पर 2 है, प्रजेंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 को देखें तो आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। एक फैक्टोरियल 2 से एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, या 3 इंटू 4, और फैक्टोरियल 2 तो 1 इंटू 2 लिखा जाएगा और इसका रिज़ल्ट 6 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग एनसीआर के फार्मूले को यूज करते हुए 4C2 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम कहते हैं 10C2 की वैल्यू निकालिए आप, तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, अर्थात ये आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। अब देखिए, तो फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 तो 1 इंटू 2 2 ही होगा, इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 45 के बराबर होगी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर इस चैप्टर में यूज़ करना होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई आप NC0 की वैल्यू निकालेंगे या NCN की वैल्यू निकालेंगे, इस दोनों की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। n यहाँ पर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है,
या आप इसको कह सकते हैं कि भाई होल नंबर भी n जो है सो होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। आप NC0 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो देखिए आप लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0। तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 के बराबर अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कैंसिल होगा और इसका रिज़ल्ट 1 के बराबर होगा। NCn इसका मतलब यह होगा फैक्टोरियल n अपॉन इंटू फैक्टोरियल n-n। ये देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसीलिए NCn की भी वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसे कहने का मतलब यह हुआ कि आपसे कोई अगर 12C0 की वैल्यू मांगेगा 1, 50C0 की वैल्यू मांगेगा तो डायरेक्टली आप 1 लिखेंगे, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि 49C49 की वैल्यू क्या होगी, यह 1 के बराबर होगी, अर्थात ये दोनों इंडेक्स अगर आपस में बराबर होगा तब भी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और एक चौथा चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर NC1 का मतलब यह हुआ फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल n का मतलब यह हुआ 1 से लेकर के n तक जो नेचुरल नंबर आएंगे सारे का प्रोडक्ट। तो देखिए तो n के पहले n-1 होगा तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 इंटू n। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हुआ और फैक्टोरियल n-1 ये कैंसिल आउट होगा, डेट इज़ n। अर्थात आप कहीं भी जैसे 12C1 पाते हैं तो उसे आप 12 लिखेंगे, 49C1 अगर होगा तो आप डायरेक्ट 49 लिखेंगे। तो ये जो था एक प्राइमरी पार्ट था इसका, जिस पर कि आपको जिसको याद रखने की आवश्यकता होगी और ये पार्ट आगे यूज होना है। तो होपफुली यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर शिफ्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यही पार्ट आपके सिलेबस में है। तो इसके लिए एक एक्सपेंशन दिया गया है, एक थ्योरम है जिसको आप याद रखेंगे। तो ये है क्या, तो a + x होल रेज़ टू द पावर n। बाइनोमियल माने इसमें दो टर्म होंगे। अगर जब कभी भी आप इस तरीके का पाएंगे तो हमेशा दो टर्म में उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तब इस एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे। तो a + x होल रेज़ टू द पावर n, प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है। तो a + x होल रेज़ टू द पावर n, n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, उसी के लिए यह थ्योरम जो है सो एप्लीकेबल है। कैसे एक्सपेंड करते हैं ये जो है सो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये NC0 से स्टार्ट होंगे, इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर NC0 पहला टर्म a है तो यहाँ a लिखेंगे, फिर इस दोनों का डिफरेंस इसके पावर में लिखेंगे इनटू दूसरा टर्म x है वो टर्म लिखेंगे और जो इसका सफिक्स है वो इसके पावर में लिखेंगे, दैट इज x का पावर 0। फिर NC0 के बाद हम लोग NC1 पर मूव करेंगे इनटू a रेज़ टू द पावर, पहला जो टर्म होगा उस पर इस दोनों का डिफरेंस पावर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। फिर दूसरे टर्म को लिखेंगे, इसका जो सफिक्स होगा वो जो है सो इसके पावर में लिखा जाएगा, सेकेंड टर्म के पावर में लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से NC2 a का पावर n-2 x का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यह कॉन्टीन्यूड होगा ठीक उसी तरीके से। और लास्ट टर्म जो आएगा NCn a रेज़ टू द पावर n-n x रेज़ टू द पावर n। तो ये जो एक्सपेंशन है यह किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, वहाँ पर आप आंख बंद करके इस एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई 0 से स्टार्ट हुआ है, n पर लास्ट किया है ये। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स आपस में बराबर हो जाएगा, वहाँ पर एक्सपेंशन को स्टॉप कर देंगे।
तो 1 से n तक n टर्म हुआ, 0 से n तक n+1 टर्म्स हुआ। इसका मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n+1 टर्म्स हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x a plus x whole raised to the power n इक्वल्स टू n+1। जो इसका इंडेक्स होगा उससे एक अधिक टर्म होगा इसमें, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और n पर जाके लास्ट होगा। अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो n के डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला, इफ़ वी टेक n इज़ इक्वल टू 2, तो देखिए तो यह बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होगा इसमें ट्रांसफॉर्म होगा। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2c0 a रेज़ टू द पावर 2 - 0 x रेज़ टू द पावर 0, 2c1 a रेज़ टू द पावर 2 - 1 x रेज़ टू द पावर 1, 2c2 a रेज़ टू द पावर 2 - 2 x रेज़ टू द पावर 2। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि nc0 की वैल्यू 1 होती है, ncn की वैल्यू भी 1 होती है। तो यह 1 हो चुका, a रेज़ टू द पावर 2 x रेज़ टू द पावर 0 1। nc1 मैंने लिखवाया हुआ था n के बराबर होता है, तो यह 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो ये आया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही ना हुआ करता था। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो यह बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स होल रेज़ टू द पावर 3 होगा। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 3c0 a रेज़ टू द पावर 3 - 0 x रेज़ टू द पावर 0, 3c1 a रेज़ टू द पावर 3 - 1 x रेज़ टू द पावर 1, 3c2 a रेज़ टू द पावर 3 - 2 x रेज़ टू द पावर 2, 3c3 x रेज़ टू द a रेज़ टू द पावर 3 - 3 इंटू x रेज़ टू द पावर 3 लिखा जाएगा। 3c0 की वैल्यू 1 होगी, अर्थात यह a रेज़ टू द पावर 3 होगा। 3c1 जो होगा वो 3 के ही बराबर होगा, तो 3a स्क्वायर एक्स। 3c2 की भी वैल्यू अगर निकालिएगा तो यह भी 3 के बराबर होगा, निकाल लेंगे आप तो थ्राइस ए एक्स स्क्वायर। 3c3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो यह आएगा x रेज़ टू द पावर 3। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का यही फार्मूला हुआ करता था। तो ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं यह जो है सो किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब चलिए यहाँ पर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं जनरल टर्म ऑफ a प्लस एक्स होल रेज़ टू द पावर n। इसे हम लोग tr+1 द्वारा डिनोट करते हैं और लिखते हैं NCR a रेज़ टू द पावर n - r x रेज़ टू द पावर r। r का वेरिएशन 0 से n तक होता है, अर्थात 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। देखिए r इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म देगा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, अर्थात फर्स्ट टर्म यही ना है। देखिए ये टर्म आता है या नहीं, तो देखिए तो NC0 a रेज़ टू द पावर n x रेज़ टू द पावर 0 चलाया, r की जगह पर 0 0 0 पुट कर दिया। अगर हम लोग r के जगह पर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2, तो देखिए NC1 a रेज़ टू द पावर n - 1 x रेज़ टू द पावर 1। देखिए सेकेंड टर्म आ गया। ठीक उसी तरीके से r के जगह पर अगर n पुट कर देंगे तो लास्ट टर्म मिलेगा, अर्थात n+1 टर्म मिलेगा, अर्थात NCn a रेज़ टू द पावर n - n x रेज़ टू द पावर n। तो जनरल टर्म वो टर्म होगा जिससे आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के किसी भी टर्म को फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर कई प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको उसको एक्सपेंड करके दिखाना होगा, वो प्राइमरी एक्सरसाइज होगा, है ना। जिस तरीके से मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ 2c0 2c1 2c2 को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। यहाँ NC0 NC1 NC2 NCn को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो होपफुली यहाँ तक की बात तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। तो चलिए इस पूरे पार्ट को रब करते हैं और आगे मूव करते हैं।
अब इस जनरल टर्म पर बेस्ड हम लोग कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 7 in the expansion of 3x square plus 1 by 5x raised to the power 11। अगर यहाँ माइनस होगा तो उसे प्लस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलें, यहाँ तो प्लस दिया ही हुआ था, 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 5x रेज टू दी पावर 11 यह गिवन है, वो लिख लिया। n की वैल्यू दिख रही होगी आपको, डैट इज़ 11। a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर n था, a आपको दिख ही रहा है, डैट इज़ 3x स्क्वायर। x के जगह पर चलिए, इसके जगह कैपिटल X यूज़ कर लेते हैं, डैट इज़ 1 बाई 5x है। जनरल टर्म अगर आप a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर n का निकालते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो पहले जनरल टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो tr प्लस 1 लिखेंगे क्या, तो डैट इज़ 11cr, चूँकि n की वैल्यू 11 है। a के जगह पर 3x स्क्वायर है, अर्थात 3x स्क्वायर रेज टू दी पावर 11 माइनस r, और x के जगह पर 1 बाई 5x है, तो 1 बाई 5x रेज टू दी पावर r। पहले जनरल टर्म लिख लेंगे, सारे x के टर्म को एक साथ हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो 11cr 3 रेज टू दी पावर 11 माइनस r, x रेज टू दी पावर 22 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर r इंटू एक्स रेज टू दी पावर r, लिख लिया। अब इसे हम लोग फर्दर लिखेंगे, 11cr 3 रेज टू दी पावर 11 माइनस r 5 रेज टू दी पावर r इंटू एक्स रेज टू दी पावर 22 माइनस 3r। जब यहाँ तक एक्सप्रेस कर लेंगे, अर्थात टी आर प्लस 1 को सिंप्लीफाइड मोड में हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर लिया, जिसमें कि सारा x का टर्म जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में था सबको एक साथ एक्सप्रेस कर लिया। हमें यहाँ पर x रेज टू दी पावर 7 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, अर्थात यहाँ जो x का पावर है और यहाँ जो x का पावर है, इस दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, now equating 22 minus 3r that is equal to 7। यहाँ से चलाएगा, 3r is equal to 22 minus 7, it means 3r is equal to 15, therefore r is equal to 5। r जो है that will give the position of terms in the expansion of a plus x whole raised to the power n। r कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान देंगे। अगर r की वैसी वैल्यू यहाँ से आती है इक्वेट करने पर, इसका मतलब यह हुआ कि भाई वो टर्म उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पर अगर इस तरीके से अगर मान लेते हैं आप 5/2 चलाता, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर कि भाई द टर्म कंटेनिंग x रेज टू द पावर 7 डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सपेंशन 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 5x रेज टू द पावर 11। चूँकि यहाँ पर r का जो वैल्यू आया है वह इंटीग्रल वैल्यू आया है, यह पॉसिबल वैल्यू है, इसका मतलब यह हो गया कि भाई इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 6th टर्म जो होगा, क्योंकि r की जगह पर 5 पुट कीजिएगा तो यह t6 हो जाएगा, 6th टर्म जो होगा उसमें x का पावर 7 प्रेजेंट होगा, इसका मतलब यह हुआ। अब इस r = 5 को वापस इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो देखिए कितने के बराबर होगा, t6, यह लिखा जाएगा 11c5 3 रेज टू दी पावर 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर 5 इंटू यहाँ पुट कीजिएगा तो यह 7 आएगा, x का पावर 7। आपने कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 7 फाइंड आउट करना था, तो देखिए तो x रेज टू दी पावर 7 का कोएफिशिएंट यहाँ प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 7 इक्वल्स टू 11c5 3 रेज टू दी पावर 6 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 5 आंसर। आप चाहते हैं कि इसको फर्दर कैलकुलेट करें, आपके पास इसका फॉर्मूला प्रेजेंट है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो होपफुली यहाँ तक की बात तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आई होगी। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, फाइंड द टर्म independent of x in the following expansions। तो भाई फर्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, 2x² माइनस 3 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 25। और सेकेंड लिखने जा रहे हैं 1/2 इंटू x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर 8। तो ये दो क्वेश्चन हैं। यहाँ वैसा टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का फाइंड आउट करके देना है जिसमें कि x का कोई भी टर्म प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ भी हम लोग जनरल टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसे a प्लस एक्स होल रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2x² प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 25। यह a हो गया और यह x हो गया। अब यहाँ से tr+1 निकालेंगे। तो ये देखिए, तो लिखा जाएगा 25cr 2x² रेज़ टू द पावर 25 माइनस r इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर r। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई जितना भी x का टर्म होगा उसको आपने एक साथ लिखना है। तो ये लिखेंगे हम लोग x रेज़ टू द पावर 50 माइनस 2r इंटू माइनस 3 रेज़ टू द पावर r होल डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 3r। इसे फर्दर लिखा जाएगा 25cr 2 रेज़ टू द पावर 25 माइनस r इंटू माइनस 3 रेज़ टू द पावर r और x रेज़ टू द पावर 50 माइनस 5r। यहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, अर्थात x का पावर जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो टर्म x से इंडिपेंडेंट होगा। 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो वो r की वैल्यू देगा, जिस r की वैल्यू के लिए वो टर्म इसमें मिलेगा जिसमें कि x का टर्म एब्सेंट होगा। तो हम लोग अब इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग 50 माइनस 5r डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r जो होगा वो 10 के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 11th टर्म ऐसा होगा जिसमें कि x का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। अब यह वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमें टर्म फाइंड आउट करके देना है। तो देखिए, तो t11 डैट इज इक्वल टू 25c10 2 रेज़ टू द पावर 25 माइनस 10 डैट इज़ 15 इंटू माइनस 3 रेज़ टू द पावर 10 और यह तो x का पावर 0 ही हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 25c10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 15 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 10 आंसर। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का वो टर्म जो कि x से इंडिपेंडेंट है वो ये है। तो होपफुली ये बात आपके समझ में चली आई होगी कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें x के पावर्स, जैसे अभी 7 के कोएफिशिएंट को निकालने के लिए कहा गया है, माने x का कोई भी कोएफिशिएंट निकालने के लिए अगर कहा जाएगा तो जनरल टर्म को फाइंड आउट करेंगे, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए कहा जाएगा तब भी हम लोग जनरल टर्म को फाइंड आउट करेंगे। सारे x के टर्म को एक साथ लिखेंगे, फिर जो है सो जो भी कंडीशन है, अगर कोई x रेज़ टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट तो पूरे पावर को 7 के साथ इक्वेट करेंगे, जो भी दिया होगा वहाँ पर। यहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो जो x का पावर है उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। r की वैल्यू निकालेंगे। r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जो है सो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। अगर r फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। मैंने कहने का मतलब कि वो टर्म जो होगा उस एक्सपेंशन में प्रेजेंट नहीं होगा। इतना चीज़ आपने समझना है। अब देखिए यहाँ पर
जैसे यह बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया था, इसमें भी आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले जनरल टर्म हम लोग निकालेंगे, डेट इज़ टी आर प्लस वन। तो ये लिखा जाएगा 8 CR 1/2 एक्स रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 8 माइनस आर इंटू एक्स रेज टू द पावर -1/3 होल रेज टू द पावर आर। सारे एक्स के टर्म को हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो 1/2 रेज टू द पावर 8 माइनस आर इंटू एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -r/3। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 8 CR 1/2 रेज टू द पावर 8 माइनस आर एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3। अब इस x के पावर को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग 8 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3 डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी डैट इज़ 4। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म ऐसा होगा जिसमें कि x का कोई भी टर्म नहीं होगा। अब इस r इज इक्वल टू 4 को इसमें पुट कर देंगे, चूँकि सिंप्लीफाइड मोड तो यहाँ प्रेजेंट है ही। तो यहाँ देखिए तो T5 हो जाएगा, इसमें पुट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 8C4 हाफ रेज टू दी पावर 8 माइनस 4 और x रेज टू दी पावर 0। तो यह होगा 8C4 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर 4। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, छोटा डेटा है, आप सो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 इंटू 1/2 रेज टू दी पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 5 6 7 8 are divided by factorial 4 into factorial 4 into 2 raised to the power 4। इस factorial 4 से ये factorial 4 कैंसिल आउट होगा। इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5 into 6 into 7 into 8। ये देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 into 2 into 3 into 4, 2 रेज टू द पावर 4 भी प्रेजेंट है ही। तो पहले तो इससे यह कैंसिल आउट कर लें, 3 2 जा 6 और नीचे जो है सो 2 रेज टू द पावर 4 प्रेजेंट है, इससे यह 1 टाइम कैंसिल होगा, ये चलाएगा 35 डिवाइडेड बाई 8 आंसर। तो जो टर्म छोटा होगा उसे आप कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, तब उसका जो है सो आंसर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ देखते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। अभी तो जनरल टर्म पर हम लोग वर्कआउट कर रहे थे कि भाई पास्कल्स ट्रायंगल कहता क्या है। देखिएगा पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल तो पास्कल्स ट्रायंगल बेसिकली किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में डिफरेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को के वैल्यू को डिस्प्ले करता है सक्सेशन में। NC0 NC1 NC2 इसके वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इस ट्रायंगल का जनरेशन कैसे हुआ, तो पहले 1 लिख लेंगे, यहाँ से एक ब्रांच निकालेंगे, 1 इधर भी लिखेंगे, 1 इधर भी लिखेंगे, फिर इससे जो है सो 1 लिखा, फिर इस दोनों का सम यहाँ पर लिखेंगे, तो यह 2 आएगा, फिर इधर यह जो है सो 1 होगा, फिर यहाँ से यह 1 होगा, फिर इस दोनों का सम हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, डैट इज़ 3। इस दोनों का सम हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, डैट इज़ 3। फिर यहाँ पर 1। ठीक इसी तरीके से आगे यह ट्रायंगल प्रोसीड करता जाएगा, 1, फिर इस दोनों का सम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डैट इज़ 4। फिर यहाँ पर लिखेंगे, डैट इज़ 6, फिर यहाँ लिखेंगे, डैट इज़ 4, फिर यहाँ लिखेंगे, डैट इज़ 1। इस तरीके से इस ट्रायंगल का जनरेशन होना है। इस ट्रायंगल का क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी बताते हैं। यह 5 होगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा, यह 10 होगा,
फिर इस दोनों को ऐड कीजिएगा, यह भी 10 देगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा, यह 5 देगा, फिर यह 1 देगा, और इस तरीके से आगे यह ट्रायंगल प्रोसीड करेगा। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 1, इधर लिखते हैं a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 1 के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को यह डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 1। इसको देखिए तो लिखेंगे 1c0 a रेज टू दी पावर 1 x रेज टू दी पावर 0 प्लस 1c1 a रेज टू दी पावर 0 x रेज टू दी पावर 1। यह 1c0 की वैल्यू होगी और यह जो है सो 1c1 की वैल्यू होगी। ठीक उसी तरीके से a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 2, या 2c0 की वैल्यू होगी, या 2c1 की वैल्यू होगी, या 2c2 की वैल्यू होगी। ठीक उसी तरीके से यह जो होगा a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 3, तो इसके जो 3c0 की वैल्यू होगी, 3c1 की वैल्यू होगी, 3c2 की वैल्यू होगी, 3c3 की वैल्यू होगी। यहाँ पर यह a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 4, या 4c0 की वैल्यू होगी, या 4c1 की वैल्यू होगी, या 4c2 की वैल्यू होगी, या 4c3 की वैल्यू होगी, या 4c4 की वैल्यू होगी। ठीक उसी तरीके से यह जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं वो a प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 5 के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है। या 5c0 की वैल्यू है, या 5c1 की, या 5c2 की, या 5c3 की, या 5c4 की, या 5c5 की। तो ये पास्कल्स के द्वारा जनरेट किया गया था। इस ट्रायंगल की सहायता से भी आप जो है सो डिफरेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें इस पार्ट को रब करें, है ना, यह भी आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 2 इन x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अर्थात इस पूरे एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल करके देना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए यह दिया हुआ था x प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू दी पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। पहले इस पूरे पार्ट से इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10 प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10। अर्थात एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, माने यहाँ एक्स स्क्वायर का कौन सा टर्म प्रेजेंट है, इस पूरे में एक्स स्क्वायर का टर्म कौन सा प्रेजेंट है, और इस पूरे में एक्स स्क्वायर का कौन सा टर्म प्रेजेंट है, उसका कोएफिशिएंट को निकालना होगा। अर्थात यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10। यहाँ एक्स से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, अर्थात यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर निकाल लेते हैं तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें एक्स इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही, इसका मतलब यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालेंगे। अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 0 इन एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10, ये फाइंड आउट करें। तो चलिए इसका जनरल टर्म पहले हम लोग यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। तो देखिए तो टी आर प्लस 1 डैट इज इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा 10 CR एक्स रेज टू दी पावर 10 माइनस आर और 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर आर। इसे लिखा जाएगा 10 CR एक्स रेज टू दी पावर 10 माइनस 2R। अब देखिए इस पार्ट पर पहले वर्कआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अर्थात
10 माइनस 2r को किसके साथ इक्वेट करेंगे हम लोग? 2 के साथ। तो r कितने के बराबर हो जाएगा? या 4 के बराबर हो जाएगा। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 5th टर्म ऐसा होगा जिसमें कि एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट होगा। तो भाई r इज इक्वल टू, चूँकि हमें केवल कोएफिशिएंट चाहिए तो r इज इक्वल टू 4 यहाँ डालेंगे तो यहाँ 10c4 हो जाएगा, यहाँ x का पावर 2 हो जाएगा। माने यह पार्ट जो है सो यहाँ पर लिखा जाएगा 10c4, माइनस दे दें, कोएफिशिएंट लिख लिया यहाँ से। अब x तो है ही, यहाँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए, है ना। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म तो हम यहाँ निकाले हुए हैं। अर्थात सेकेंड पार्ट के लिए 10 माइनस 2r को किसके साथ इक्वेट करना होगा? 1 के साथ इक्वेट करना होगा, x का पावर 1। यहाँ से आप देखिए तो 2r इज इक्वल टू लिखेंगे 9, तो r कितने के बराबर हो जाएगा? 9/2। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में x रेज़ टू द पावर 1 का टर्म प्रेजेंट है ही नहीं। अर्थात यहाँ पर इस पूरे पार्ट में एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा ही नहीं, ये तो ख़त्म हो चुका, मैंने 0 लिख दिया। प्लस 2 इंटू, क्योंकि ये भी कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0। अर्थात यहाँ 10 माइनस 2r को किसके साथ इक्वेट कर दे? अब 0 के साथ। अर्थात r इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। अर्थात 6th टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का ऐसा होगा जिसमें कि x का कोई भी टर्म नहीं होगा, तब ना इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म उस कंटेन करेगा पूरा, ये पूरा। तो यहाँ से देखिए तो 10c5 आएगा, तो 2 इंटू 10c5, तो ये आ गया 10c4 प्लस 2 इंटू 10c5। अब इसको ऑपरेट करना चाहते हैं आप ऑपरेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। यहाँ से देख लीजिए फैक्टोरियल 6 तक तो कैंसिल हो चुका, बच गया कितना? 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, नीचे जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 तक तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से आ गया 210। अब प्लस यहाँ से 2 3 ज़ा 6, 12, 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 7 49, 50। यहाँ से चलेंगे तो ये आ जाएगा 417, अर्थात 714 आंसर। तो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्रत्येक एंटिटी पर आपने वर्क करना पड़ेगा, तीनों पार्ट पर अलग अलग वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे वो आपने देखा होगा। चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो टॉपिक आपको, यह भी टॉपिक टिपिकल नज़र नहीं आ रहा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है, ये एक आसान टॉपिक है। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस a रेज़ टू द पावर हाफ होल रेज़ टू द पावर 10 into a binomial and determine the term independent of a
जेई मेंस जनरली जो क्वेश्चन पूछती है वो इसी तरीके का कलमजी एक्सप्रेशन होता है जिसको पहले सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कि सिंप्लीफाई द गिवन बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ होगा कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन दिस इज, ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ठीक है, या कोई भी ए का पावर भी कहा जा सकता है। तो पहले जो बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है उसे पहले यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ए रेस टू द पावर 2/3 ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस ए रेस टू द पावर हाफ रेस टू द पावर 10। पहले इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर 1/3 रेस टू द पावर 3, 1 रेस टू द पावर 1/3 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 2/3 माइनस ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, यहाँ से देख लीजिए ए रेस टू द पावर हाफ कॉमन ले लिया तो यह लिखा जाएगा ए रेस टू द पावर हाफ माइनस 1, और ऊपर लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल रेस टू द पावर 10। इधर ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर 2/3 माइनस ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ये लिखा जाएगा ए रेस टू द पावर हाफ माइनस 1 ए रेस टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर हाफ इंटू ए रेस टू द पावर हाफ माइनस 1 होल रेस टू द पावर 10। यहाँ से देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा क्या ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस 1, यहाँ पर इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये लिखा जाएगा माइनस 1 माइनस ए रेस टू द पावर माइनस हाफ रेस टू द पावर 10, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया और ये चला जा ए रेस टू द पावर 1/3 माइनस ए रेस टू द पावर माइनस हाफ रेस टू द पावर 10, अर्थात यह बाइनोमियल एक्सपेंशन अब सिंप्लीफाइड मोड में आया। अब इसके जनरल टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो टी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10 CR, इसको अभी इसे प्लस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ए रेस टू द पावर माइनस हाफ रेस टू द पावर 10, तो देखिए तो इसे लिखा जाएगा ए रेस टू द पावर 1/3 होल रेस टू द पावर 10 माइनस आर माइनस ए रेस टू द पावर माइनस हाफ रेस टू द पावर आर। यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 CR माइनस 1 रेस टू द पावर आर ए रेस टू द पावर, तो ये लिखेंगे 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 और माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए निकालना है, अर्थात इस पूरे पार्ट को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो चलिए यहाँ पर इक्वेटिंग 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 डैट इज इक्वल टू आर बाई 2, यहाँ से लिखा जाएगा 20 माइनस 2R डैट इज इक्वल टू 3R, यहाँ से R इज इक्वल टू 4 होगा, अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म ऐसा होगा जिसमें ए का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, अर्थात वो टर्म ए से इंडिपेंडेंट होगा। अब R इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो देयरफॉर T5 इक्वल्स टू 10C4 माइनस 1 रेस टू द पावर 4, और ये तो ए का पावर 0 ही हो चुका, एंड इट विल बी 10C4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 6 तक तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ क्या गया 6 7 8 नहीं 6 नहीं 7 6 तक तो कैंसिल हो गया, 7 8 9 10 रिमेनिंग ऊपर बच जाएगा, नीचे 1 2 3 4 3 3 जा 9 4 2 जा 8 एंड इट विल बी 210 आंसर। तो जेई मेंस इस तरीके का क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछती है,
अर्थात जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिए हुए होंगे उसे पहले सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद जब यह सिंप्लीफाइड मोड में आ जाएगा तब आप उस पर जो भी कहा जा रहा है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को ज़रा देखेंगे। अभी जस्ट मैंने ये लिखा था कि भाई a प्लस एक्स होल रेस टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था a रेस टू द पावर n माइनस ज़ीरो एक्स रेस टू द पावर ज़ीरो nc1 a रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स रेस टू द पावर वन nc2 a रेस टू द पावर n माइनस टू एक्स रेस टू द पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस ncn a रेस टू द पावर n माइनस n एक्स रेस टू द पावर n। ये भी लिखा था कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस एक्स होल रेस टू द पावर n इज n प्लस वन। और एक जनरल टर्म भी निकाले थे हम लोग, जिस पर कि अभी जस्ट हम लोगों ने वर्कआउट भी किया है जनरल टर्म। तो यह टी आर प्लस वन डैट इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू द पावर n माइनस आर एक्स रेस टू द पावर आर टेक वैल्यूज बिगिनिंग फ्रॉम 0 अप टू n। अब हम लोग इसके मिडिल टर्म को वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो मिडिल टर्म ऑफ a प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। इसमें फर्स्ट इफ n इज एन इवन इंटीजर, अगर n इवन इंटीजर है यह n, तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n वो तो n प्लस वन ही होंगे, अर्थात वह एक ऑड इंटीजर ही होगा, माने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो इस केस में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा। तो इन दिस केस देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, and that middle term is n by 2 plus 1th टर्म। ये पोजीशन दे देगा। ये जैसे अभी आपने a प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा था, जिसको कि हमने लिखा था इसी तरीके से 2c0 a का पावर 2 माइनस ज़ीरो एक्स का पावर 0, 2c1 a का पावर 2 माइनस वन एक्स का पावर 1, 2c2 a का पावर 2 माइनस टू एक्स का पावर 2। और इसको सिंप्लीफाई किए थे तो यह आया था a स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि भाई जो n की वैल्यू है वह इवन इंटीजर है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे एक्सपेंशन में वो ऑड इंटीजर होंगे। दिख रहा होगा 3 है, इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा। तो भाई मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो देखिए, तो मिडिल टर्म तो इसी के द्वारा दिया था ना, n बाई 2 प्लस 1th टर्म, यही ना मिडिल टर्म होगा। यहाँ लिख देते हैं मिडिल टर्म इक्वल्स टू, अर्थात 2 बाई 2 प्लस 1th टर्म, इसका मतलब ये सेकेंड टर्म, अर्थात इधर से सेकेंड या इधर से सेकेंड, अर्थात यही मिडिल टर्म हुआ। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट है, इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो भाई इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होंगे, जो कि एक इवन इंटीजर होगा। इस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे,
तो in this case there will be two middle terms, and the middle terms are n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th टर्म। ये दो टर्म जो होगा इसमें मिडिल टर्म होगा। अब जैसे देखिए आपने a प्लस एक्स होल रेस टू द पावर 3 का बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी जस्ट मैंने पीछे लिखा था, वो था क्या, तो बाइनोमियली इसी तरीके से ना एक्सपेंड किए थे हम लोग। या 3c1 a रेस टू द पावर 3 माइनस 1 डेट इज़ टू x रेस टू द पावर 1, 3c2 a रेस टू द पावर 1 x रेस टू द पावर 2, 3c3 a रेस टू द पावर 0 x रेस टू द पावर 3। इसमें देख रहे हैं कि n जो है सो ऑड इंटीजर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें इवन होंगे। देखिए 4 टर्म्स हैं। इसमें मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, तो 3 प्लस 1 बाई 2th। 3 प्लस 1 बाई 2th का मतलब एक सेकेंड टर्म होगा मिडिल टर्म। देखिए एक सेकेंड टर्म है। और दूसरा जो होगा 3 प्लस 3 बाई 2th माने थर्ड टर्म, अर्थात ये दोनों टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। इसी को फर्दर जो आप लिखे थे तो यही ना लिखे थे आप, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू दी पावर 3। यहाँ पर मैं नोट दे करके कि चूँकि नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं नोट दे करके एक पॉइंट कोट करना चाहता हूँ कि भाई मिडिल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडिल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन has the greatest binomial coefficient किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू रखेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा यह बाइनोमियल कोएफिशिएंट था, यह बाइनोमियल कोएफिशिएंट था, यह बाइनोमियल कोएफिशिएंट था, तो 2c0 1 हो गया, 2c2 भी 1 हो गया। देखिए तो 2c1 यही ना है, ये देखिए तो ग्रेटेस्ट है ना, 1 1 2 ये ग्रेटेस्ट हुआ। ठीक उसी तरीके से इस केस में दो मिडिल टर्म हुआ करते थे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हुआ करते थे, 3c0 3c1 3c2 3c3। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट यही दोनों है। देखिए तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है और ग्रेटेस्ट है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट जो होगा माने बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो ग्रेटेस्ट वैल्यू को रखेगा। तो होपफुली ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of first 2x by 3 minus 3y by 2 whole raised to the power 20, and second x by y minus y by x रेज़ टू दी पावर 7। अब यहाँ पर पहले पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो हियर n इज़ 20,
यह एक इवन इंटीजर है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऑड इंटीजर होगा। इस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा, तो भाई देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म होगा, एंड दैट मिडिल टर्म इज वो यही ना होता है n/2 + 1x टर्म, दैट इज 20/2 + 1/8 इक्वल्स टू 11th टर्म। अर्थात इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 11th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तब इसका पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म लिखने के लिए ये जो था 3y - 2⁻²⁻20, पहले a + x के फॉर्मेट में इसे एक्सप्रेस कर लें, ⁻20। जो जनरल टर्म होगा इसका TR+1, वो तो यही होगा ना, 20CR 2x/3 ⁻20 - r इंटू -3y/2 ⁻r। 11th टर्म है, अर्थात r की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर देंगे तब तो जाके 11th टर्म मिलेगा। तो T11 20C10 2x/3 ⁻10 हो जाएगा, -3y/2 ⁻10 होगा। यहाँ से 2/3 ⁻10 और 3/2 ⁻10 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से चलाएगा 20C10 x ⁻10 y ⁻10 -1 ⁻10 तो प्लस ही हो जाएगा। तो भाई मिडिल टर्म आ चुका ना। तो चलिए इस पार्ट का जवाब तो तैयार हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसे भी पहले ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, x/y प्लस माइनस y/x ⁻7 a + x होल n के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया। यहाँ n है क्या, डेट इज़ 7, जो कि ऑड इंटीजर है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वो इवन इंटीजर होगा, इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। तो भाई देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, उसका पोजीशन दे देगा। तो भाई यह n + 1/2 एंड n + 3/2। अभी जस्ट टर्म जो होंगे वो मिडिल टर्म होंगे, दैट इज़ n की जगह पर 7 डालिएगा तो 4th, यहाँ पर 7 डालिएगा तो 5th, यानी 4th और 5th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो इसका जनरल टर्म फाइंड आउट कर लें, TR+1, ये लिखा जाएगा 7CR x/y ⁻7 - r माइनस y/x ⁻r। 4th टर्म निकालना है, r की जगह पर 3 डाल दें तो 4th टर्म आ जाएगा। तो 7C3 x/y ⁻4 माइनस y/x ⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें तो -7C3 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। यहाँ पर अल्टीमेटली x/y आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 तक तो ऊपर कैंसिल हो चुका, बच जाएगा कितना, 5 × 6 × 7। फैक्टोरियल 3 6 होगा तो बच जाएगा 5 × 7 माने -35x/y हो जाएगा। अब 5th टर्म निकालना है तो r की जगह पर 4 डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 7C4 x/y ⁻3 माइनस y/x ⁻4। 7C4 का भी मान निकालिएगा तो वो भी 35 ही आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा और यहाँ y/x चला आएगा। ये दोनों आंसर में हम लिख देंगे कि भाई ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं। पहला मिडिल टर्म जो है 35x -35x/y और दूसरा जो है 35y/x, ये दोनों मिडिल टर्म हैं।
तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। और भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर then prove that first 4 raised to the power n minus 3n minus 1 is divisible by 9. Second, 2 raised to the power 5n minus 31n minus 1 is divisible by 961. तो फर्स्ट 4 raised to the power n minus 3n minus 1, इस पार्ट को ये प्रूव करना है कि 9 से डिविजिबल है बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हुए। देखिए 4 को लिख सकते हैं 1 + 3 raised to the power n माइनस 31n, नहीं 3n, सॉरी यहाँ तो 3n, नीचे 31, 3n minus 1। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लेंगे, NC0 3 raised to the power 0, NC1 3 raised to the power 1, NC2 3 raised to the power 2, NC3 3 raised to the power 3, dot 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 NCn 3 raised to the power n minus 3n minus 1। NC0 की वैल्यू 1 होगी, 3 raised to the power 0 1 होगी, NC1 तो n ही होगा तो यह 3n हो जाएगा, NC2 3 स्क्वायर प्लस NC3 3 raised to the power 3 प्लस डॉट 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 NCn 3 raised to the power n minus 3n minus 1। देखिए -1 + 1 कैंसिल आउट, -3n + 3n कैंसिल आउट, इस पूरे से 3 स्क्वायर कॉमन, तो ये देखिए तो NC2 प्लस NC3 इंटू 3 प्लस डॉट 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 NCn 3 raised to the power n minus 2। ये मल्टीपल ऑफ 9 आया, हेंस डिविजिबल बाई 9 होगा, डिविजिबल बाई 9, हेंस प्रूव्ड। ठीक उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है तो ये 2 raised to the power 5n minus 31n minus 1, 2 raised to the power 5 होल raised to the power n लिख लिया, इसको 31n minus 1, इसको लिखा जाएगा 32 raised to the power n minus 31n minus 1। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 + 31 raised to the power n minus 31n minus 1। अब इसका एक्सपेंशन अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं NC0 31 raised to the power 0 प्लस NC1 31 raised to the power 1 प्लस NC2 31 raised to the power 2 प्लस एक टर्म और लिख देते हैं NC3 31 raised to the power 3 प्लस डॉट 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 NCn 31 raised to the power n minus 31n minus 1। देखिए ये 1 आ जाएगा, NC0 भी 1 और 31 raised to the power 0 भी 1, तो भाई +1 और -1 कैंसिल, NC1 जो होगा n के बराबर होगा तो 31n प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से 31 स्क्वायर कॉमन चलाएगा, 31 स्क्वायर या NC2 प्लस NC3 31 प्लस डॉट 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 NCn 31 raised to the power n minus 2। चलिए अब इस पार्ट को रब करते हैं। तो देखिएगा यह 961 के बराबर हुआ, 961 इंटू NC2 प्लस NC3 इंटू 31 प्लस NCn 31 raised to the power n minus 2। तो यह मल्टीपल ऑफ 961 हुआ, हेंस डिविजिबल बाई
961 होगा एंस प्रूफ। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने सारे बेसिक पार्ट को डील किया। अब अगले लेक्चर में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और भी एडिशनल थ्योरी को वहाँ पर देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।